पीढ़ी को याद दिलाइएगा, इस नाइंसाफी को अपनी पीढ़ी को याद दिलाइएगा। हिम्मत होगा तो एक दिन बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। कानून कोई काम कर संवैधानिक तरीके से लड़ाइए, और यदि लड़ते लड़ते उसका कुछ भी होता है तो चौथा के हाथ में हथियार थमाइए, और जिनके कारण आपको नुकसान होता है उसको जो करना है। अगर हमारी हत्या होती है तो हमें भी अब रिवेंज करने की आवश्यकता है। कोलफील्ड में रहेंगे और इस गर्दन की कब तक दुहाई मनाएंगे? कभी ना कभी इस गर्दन को इस धर से तो बगावत करना होगा कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते जाकर। का संविधान नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 जो होता है उसमें वन्य जीवों को यानी पशुओं को भी कहता है कि इसे भारत देश में जीने की आज़ादी है, जीने की स्वतंत्रता है। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां मनुष्यों को भी जीने की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ बीसीसीएल बाकायदा कोई हिम्मत नहीं करता कि बीसीसीएल और टाटा पे बात करें। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे विधायक अगर बनेंगे, हमारे सांसद अगर बनेंगे तो ऐसे होने चाहिए जिनके पास पढ़ा लिखा होने के साथ हिम्मत होना चाहिए। बीसीसीएल टाटा पर बात करना आसान बात नहीं है क्योंकि दुनिया में इनका बड़ा नाम है, लेकिन जैसे ये झारखंड आती है अमानवीय व्यवहार, अमानवीय दृश्य देख सकते हैं। माइनिंग से भी रूल होता है कि यदि आप माइनिंग्स करते हैं तो उसको पहले बालू से ढकिए, फिर उसको मिट्टी से ढकिए और समतल कीजिए ताकि वहाँ पेड़ लगाया जा सके। लेकिन कोई रूल्स फॉलो नहीं करती है। बाकायदा जिस खर्चा के साथ वह पेड़ लगाएगी, मिट्टी भरेगी, वह उससे कम खर्चा वह प्रशासन को दे देती है, उससे कम खर्चा वो माफियाओं की एक टीम को देती है और माफिया तैयार। बाकायदा आपको जानकारी होनी चाहिए, झारखंड में अगर माफिया को किसी ने शरण दिया है तो बीसीसीएल ने दिया है। झारखंड में अगर नक्सलवाद किसी के कारण उत्पन्न हुआ है तो टाटा जैसी कंपनियों के कारण उत्पन्न हुआ है, जो लगातार जल जमीन जंगल को छीनने का काम कर रही है। तो आज जहां बैठे हैं ये कोलियरी का वह दुर्दांत दृश्य है, जिस दृश्य को देखने के बाद आपको अंदर से एक पीड़ा होगी, आपको एक दर्द होगा, एक तकलीफ होगा कि हम एक लोकतांत्रिक भारत में जीते हैं जहां मानवीय मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की, संवैधानिक मूल्यों की रोज कत्लेआम होता है। आज वही एक चीख चीख कर अपने दर्द की दास्तां को कहता हुआ ये कोलियरी, ये कोयला का खदान, ये माइनिंग एरिया लगातार अपनी चीख चीख कर अपने आप को बता रहा है कि हमारे साथ क्या अन्याय होता है। अरे क्या मांग है इनकी? मुआवजा है। जो कोयला का खदान अरबों रुपए का टर्नओवर देता है, जो खरबों रुपए का टर्नओवर देता है, एक मामूली सी नौकरी, प्रदूषण कंट्रोल करना, एक छोटी सी सड़क, एक छोटा सा नियोजन, चंद एक मुट्ठे में अट जाए उतने धनराशि की मुआवजा। मतलब क्या? एक मुट्ठे में अट जाए। आपका पास तो इतना है कि एक खदान में नहीं अटेगा उतना पैसा आप कमाते हैं। आप अगर पैसों को डंप कर देंगे तो इतना हो जाएगा, लेकिन जिनकी ज़मीनें हैं उनको लाठियाँ, अभी बम बारूद। और आज मैं बाकायदा आपको कहना चाहूँगा, कानों कान ये खबर मिली है कि ग्रामीण जो नीचे बैठे हैं इनके पास है बांस की लकड़ियाँ हैं जो अपनी सुरक्षा में रखे हैं, जो सच्चाई उसको कहेंगे। लेकिन अगले जो है माफिया हैं उनके पास आधुनिक बम है, आधुनिक हथियार हैं। और लोकतांत्रिक देश में जो कहती है कानून का डंडा बहुत दूर तक जाता है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून के सामने बमबारी होती है, लेकिन अब तक कोई एफआईआर नहीं होता है। आज ऐसी घटना घटने की पूरी संभावना है क्योंकि 8 दिन से माइंस बंद है, और जानते हैं कि माइंस बंद होना यानी कितना बड़ा झटका लगता है। अरे झटका लगे तो लगे, हमारे जीवन का सवाल है। हमारे पूर्वजों की रहती ज़मीन जहाँ कभी फसलें उगाते थे, जहाँ कभी हरे हरे मैदान हुआ करते थे, इसको काले हीरे के कारण प्रदूषण में और मौत के खंडहर के रूप में आपने तब्दील किया है। इसलिए हमारी जो मांगे हैं उस मांगों को लेकर बैठे हैं। लेकिन आज पूरे भारत को बाकायदा हम जमशेदपुर में जब एक इंटरव्यू दे रहे थे चैनल में, तो उन्होंने कहा कि आप तो दिल्ली में बात रखने की बात करते हैं, यहाँ जमशेदपुर के टाउन तक विस्थापितों की आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं और झारखंड को ऐसा दरकिनार किया जाता है कि एक प्रेम कहानी नेशनल न्यूज बन जाती है, एक एसडीएम कोई लड़की थी वो नेशनल न्यूज बन जाती है, एक ऐसी ऐसी कहानियां नेशनल न्यूज बन जाती हैं, लेकिन हमारी चित्कार, हमारी तकलीफों को सुनने वाला कोई नहीं। ये बाकायदा चैनल वाले बोल रहे हैं कि जमशेदपुर की छोटी छोटी घटनाएं टाउन तक नहीं पहुंचती हैं। तो सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति में हम हैं, क्या अन्याय हमारे स्टेट के साथ हो रहा है। यही कंपनियां जब दूसरे स्टेट में काम करती है बहुत सुंदर काम करती है, बहुत अच्छा उनका काम करने का तरीका होता है। ज़मीन अलॉटमेंट करने का तरीका, अलॉटमेंट किया गया ज़मीन में मकान, बाकायदा मकान बना कर देते हैं। यहाँ तो मकान तो छोड़िए, गांव का गांव बर्बाद हो चुका है। और बार बार जिक्र करते हैं दामोदर नदी का बायां साइड का किनारा।
जहाँ जहाँ तक दामोदर नदी की धारा बही है वहाँ कोयला के खदान है, और उन कोयला के खदानों में जिनका एक बित्ता जमीन नहीं, जिनका 1 इंच जमीन नहीं गया है, आज वे लोग वे माफिया आज वो करोड़ों नहीं अरबों का टर्नओवर करते हैं, आज अरबों की संपत्ति एकत्र करके बैठे हैं, और जिनका पुरखों का 4000 साल से खेती बाड़ी करने का इतिहास है, आज वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के साये में जी रहे हैं, आज प्रदूषण, आज बीमारी और आज गरीबी तंगहाली के साये में जी रहे हैं। क्या लोकतंत्र की स्थापना इसीलिए हुई थी? आज लोकतंत्र की स्थापना अगर इस देश में हुई थी तो यह सोचकर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी कि एक आम व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, एक आम व्यक्ति के हितार्थ की रक्षा की जाएगी। लेकिन एक आम व्यक्ति डर के साये में, खासकर जहाँ कोल ब्लॉक्स हैं, खासकर जहाँ उद्योग संभावना है, वहाँ एक आम व्यक्ति डर के जीता है कि रात को हम सोएंगे अपना जमीन का कागज का पेपर लेके, सुबह जैसे आंख खुलेगी वह जमीन किसी और की हो जाएगी, वह जमीन किसी कंपनी की हो जाएगी, वह जमीन किसी परियोजना को चली जाएगी, और हमें आंदोलन, धरना, भूख हड़ताल, अनशन। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम व्यक्ति जीवन भर हड़ताल पर बैठेगा, एक जीवन भर भूख हड़ताल पर बैठेगा, अनशन पर बैठेगा, आमरण अनशन पर बैठेगा? तो फिर लोकतंत्र का मूल्य क्या? अगर लोग प्रत्येक दिन धरने पर ही बैठे, अगर धरना से ही समझौता हो, फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की मर्यादा कहाँ रहती है? इसीलिए आज पूरे देश को भी देखना चाहिए कि झारखंड में क्या होता है। यही कंपनियां, बाकी राज्यों की क्या कहानी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कानों कानों सुनते हैं कि वहाँ बेहतर कार्य करती है। यहाँ पीछे कोयला का खदान है, इतना बड़ा खदान कि आप सोच नहीं सकते हैं। कई एकड़ों में फैला ये खदान, यानी कितने लोगों का जमीन बर्बाद हुआ होगा, कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ होगा, कितने लोगों का गांव बर्बाद हुआ होगा, फसल और नस्ल बर्बाद हुआ होगा। इसका कोई लिखित आंकड़ा नहीं है। लेकिन इससे लाभ किसको मिला? अगर देश को भी लाभ मिलता तो चलिए भाई, मेरा देश, अगर हमें मेरे शरीर से चमड़े को छीलकर अगर देश के लिए ढोलक बनाया जाता तो चलो भाई, देश के लिए ढोल बजेगा। मेरे चमड़े को छीलकर देश के लिए ढोल बना है। लेकिन यहाँ तो माफियाओं का घर चला है, यहाँ तो माफिया अरबपति हुए हैं, बाकायदा उनका प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में मकान बना है, देश को नहीं मिला। बीसीसीएल अगर दावा करती है तो खोखला दावा करती है। ये जो कोयले की काली कमाई, उसका अगर 25% और 30% भी अगर देश तक गया होगा तो संभव है गया होगा। बाकी सब माफियाओं के पास जाता है, बाकी सब विधायक सांसदों के पास जाता है, और छोटे छोटे गुंडे तो इतने हैं कि कहिए मत, जिनका कोल ब्लॉक से पैसा मंथली जाता है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आज देख सकते हैं, जहां हम गर्व से कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संवैधानिक देश है, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और उस देश में अगर किसी का कत्लेआम इस प्रकार होता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसलिए साथ ही मैं संदेश देना चाहूँगा, बड़ा अफसोस लगता है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने कोयला के खदानों की ज़मीनें हमारी, लेकिन आज माफियाओं के पास अरबों रुपया है। यानी कहीं ना कहीं हम भी दोषी रहें, हमारे लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे रहें, जिन्होंने अपने हक अधिकार को समझौता कर लिया, लेकिन लड़ने का साहस जिन्होंने किया, उनको भले शहादत हुई, लेकिन मुझे लगता है इस पीढ़ी को फिर से शहादत के लिए तैयार रहना होगा। यही शायद भौरा में सुरेश महतो की प्रतिमा है ना, सुरेश महतो, उनकी अगर आप कहानी सुनेंगे तो कठोर आदमी, जो पत्थर दिल इंसान भी, उसकी आंखों से आंसू आएगा, किस प्रकार उस इंसान को हत्या किया गया था। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जमीनें हमारी, कत्ल होगा हमारा, और अरबपति बनेंगे कहाँ गैर झारखंड के लोग, जिनके बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया है, तब पीड़ा होता है। अरे ठीक है, उनके पास बंदूकें हैं, तोपें हैं, एक बात याद रखिएगा, तोप को चलाने में भी एक ऊर्जा लगती है, बंदूक को भी चलाने में एक ऊर्जा लगती है। जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तब तुम अटैक करो, तब तुम री अटैक करो। फुटबॉल का मैच होता है, कोई टीम अगर हमलावर होती है तो कोई टीम उसको डिफेंड करती है, जैसे ही वो कमजोर होती है यह हमला करती है। लेकिन हमारे लोग एकदम डरे सहमे कुचले लोग, आज ठीक है, उनके पास, उनके हाथों में हथियार था, उनके हाथों में तलवार था, लेकिन एक लिमिट समय तक ही उस तलवार को चला सकते हैं, वो दिन भर नहीं चला सकता है। हमें इंतजार करना था, जब वो थक जाता तब हमें हमला करना चाहिए था। लेकिन आज सुरेश महतो की कहानी एक बार रिपीट करते हैं, चूंकि हमने किताबों में पढ़ा है, और दूसरी बात लोगों से सुना है। वह चूंकि हमेशा इसी प्रकार, जिस प्रकार आज हम लोग बात को रखते हैं, निडरता से बीसीसीएल और टाटा खिलाफ बोलते हैं, सुनने में कंपनी के लिए लड़ते थे, कंपनी के खिलाफ लड़ते थे, रैयतों के अधिकार के लिए, बहुत बुरी तरीके से उस इंसान की हत्या की गई थी। अगर जिसके मैंने हृदय में पत्थर है वो भी अगर सुनेगा तो शायद आंखों से आंसू आ जाएंगे। हाथों को काटा गया, पाँव को काटा गया, मैंने इस प्रकार से मैंने तड़पा तड़पा के उस शख्स की हत्या हुई थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये लोग जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया वो अरबपति हैं, और आज फिर हमें धमकी देते हैं कि मार देंगे, काट देंगे, बम बारूद कर देंगे। तो ऐसे में आज इस युवा पीढ़ी को, जो रैयत हैं, जो भी स्थापित हैं, उस युवा पीढ़ी को भी आज कमर कस के तैयार होना होगा। या तो इस भूमि में, खासकर कोल सेक्टर में, या तो माफिया रहें या तो रैयत रहें। इस बार लड़ाई आर पार की लड़नी होगी, जो भी सामने आएगा। इसीलिए मैं दुखी होकर इस बात को बोलता हूँ कि हम दो, हमारे दो नहीं।
सुरेश महतो की हत्या को याद कीजिएगा, इन्हीं लोगों ने हत्या किया होगा जो लोग आज बम बारूद की बात करते हैं। अपने खून को बिल्कुल दबका के रखिएगा। किस प्रकार हाथ काटा गया, पांव काटा गया, एक एक करके तड़पा तड़पा के उस शख्स को मारा गया। यहीं भौरा में आपका रोड के किनारे उसकी प्रतिमा है। सिर्फ प्रतिमा पे माला मत चढ़ाई जाए, उसके इतिहास को जानिए कि उस इंसान के साथ कितनी दुर्गति के साथ उसकी हत्या की गई थी। अब उस पीड़ा को अपने यहाँ पर रखिएगा और स्पष्ट कहेंगे ये जमीनें हमारी है, इन माफियाओं के बाप की नहीं है। ठीक है, मारेंगे, इनके पास ताकत है, इनकी पहुंच दिल्ली तक है। याद रखेगा, वक्त मजबूत होता है, वक्त बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता है। बस अपनी पीढ़ी को याद दिलाइएगा, इस नाइंसाफी को अपनी पीढ़ी को याद दिलाइएगा। हिम्मत होगा तो एक दिन बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। कानून कोई काम का नहीं है। माननीय डीसी का लेटर में लिखा है कि मुआवजा दीजिए, माननीय एसडीएम का लेटर में लिखा है मुआवजा दीजिए, माननीय सेक्रेटरी का लेटर में लिखा है कि प्रदूषण को कंट्रोल कीजिए, दामोदर नदी को मतलब प्रदूषण से मुक्त कीजिए, दामोदर नदी में किसी प्रकार का डंपिंग नहीं हो। उसके बावजूद अगर माइनिंग से काम हो रहा है तब किससे उम्मीद करते हैं? किसी का लेटर का मन अनसुनवाई की जा रही है, एसडीएम के लेटर की मतलब सुनवाई नहीं की जा रही है, सेक्रेटरी से जो लेटर आया है उसको नहीं मान रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे? इनकी पहुंच दिल्ली तक है, आपकी पहुंच दिल्ली तक नहीं है। किसान की पहुंच खेत तक होती है। ये तलवार चलाने वाले हैं, ये बंदूक चलाने वाले हैं, इनकी पहुंच देश से बाहर हो सकती है। इसलिए आज मैंने गलत नहीं कहा है। बार बार लोग हमसे कहते हैं, एक मेरा 30 सेकंड के वीडियो चलाते हैं कि 32 के बारे में आप क्या बोले। मैं रिपीट करता हूं, मैंने यही कहा है कि 1932 झारखंड का मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जमीन संबंधित है। कोयला की खदानें हैं, जहाँ फैक्ट्रियां हैं, जहाँ कारखाने हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो मेरे पीठ के ठीक पीछे है। मैं अपनी बात पर स्टैंड हूँ। बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जहाँ अमानवीय तरीके से हमारे जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है और बदले में फुटी कोड़ी नहीं मिलती है। इसीलिए बाकायदा मैंने इस बात को रखा कि कोलफील्ड में रहने वाले लोग मुझे अच्छा कहें, मुझे गाली दें, मेरी बातों को सुनकर हंसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार होना चाहिए। दो को पढ़ाइए लिखाइए, दो को इंजीनियर डॉक्टर बनाइए, दो में से एक को संवैधानिक तरीके से लड़ाइए। अनशन, धरना, लिखित, जीएम से मीटिंग, एक को संवैधानिक तरीके से लड़ाइए। और यदि लड़ते लड़ते उसका कुछ भी होता है तो चौथा के हाथ में हथियार थमाइए और जिनके कारण आपको नुकसान होता है उसको जो करना है। अगर हमारी हत्या होती है तो हमें भी अब रिवेंज करने की आवश्यकता है। अगर आज चुपचाप धरे बैठे हैं तो मुझे लगता है जिस प्रकार इस दृश्य को देखने के बाद क्या लगता होगा, कम से कम यहाँ 1000 की आबादी जरूर होगी। ऐसे ऐसे 1000 दृश्य हैं, तो 1000 को अगर 1000 से गुना करेंगे तो देख लीजिए, 100 से गुना करेंगे तो 100,000 यानी 1 लाख। 1000 को अगर 100 से नहीं 1000 से गुना करेंगे 10 लाख। ऐसे ऐसे हजारों कोल ब्लॉक्स होंगे हमारे राज्य में, यानी हजारों लाखों लोगों की इसी प्रकार हत्याएं हुई है। अरे वो जमीन नहीं रहा तो हत्या के बराबर है, उस कुछ नहीं रहा, वो भीख मांगने के योग्य रहा। हाँ, कुछ लोगों को नौकरी मिला, अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ हमारे लोग थोड़ा संपन्न हो, लेकिन हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए था, वहाँ मिनिमम भी नहीं मिला। इसीलिए मैंने पीड़ा में दुख और दर्द के बाद इस बात को कहा था कि हम दो हमारे दो नहीं, चार। एक के हाथ में हो हथियार, वह मुकाबला करेगा, वह प्रतिकार करेगा, वह इंसाफ का जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका बदला लेगा। बाकायदा मैं इस बात को कहता हूँ, आज भी कहता हूँ। लोग हम आने वाले दिन रहे या ना रहे, लेकिन जो पीड़ा देख रहे हैं इस पर तो आज खुलकर बोलना होगा, खुलकर बात करना होगा। क्योंकि आज अगर हमारी जमीनें नहीं रही, आज अगर इसी प्रकार हम सताए गए तो एक दिन इससे जमीन जो भूभाग हमारा था, जो भूखंड हमारा था, आज भी है, वो भूखंड हमारा नहीं होगा। इसलिए आज झारखंड और खासकर कोल ब्लॉक्स में रहने वाले तमाम लोगों को मेरा संदेश होगा, स्थिति गंभीर है। ये माफिया, ये दबंग, इनकी भूमि नहीं है, ये भूमि हमारे पूर्वजों की है, ये भूमि सरकार की भी नहीं है। जब सरकार नहीं पैदा हुई थी उससे पहले से हम यहाँ जोत कोड़ करते हैं। और बहुत सारे लोग तर्क देंगे कि भूमि आपके बाप, और आप इस तरह की बातें कहेंगे कि पैदा किया है। हाँ, उनसे कहिएगा ये जंगल था, ये पहाड़ था, इसको हमने काट कर बनाया है, अपने परिश्रम से बनाया है, अपने पसीने से बनाया है, इस बात को कहिएगा। मैं आज इस लाइव वीडियो में सेक्शन में इतना ही अपनी बात को रखता हूं। फिलहाल हम लोग भौरा में हैं और जिस तरह की दृश्य बन रहा है, माफिया लोग तैयार हैं उस दिन की जो घटना थी उसे दोहराने के लिए, लेकिन हम लोग डटे हैं क्योंकि हम आखिर कोलफील्ड में रहेंगे और इस गर्दन की कब तक दुहाई मनाएंगे। कभी ना कभी इस गर्दन को इस धर से तो बगावत करना होगा कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आखिर ये गर्दन कब तक चुप रहेगा? क्योंकि इसी गर्दन के ऊपर आंखें हैं, इसी में जुबान है, इन्हीं आंखों से देखना होगा और देखने के बाद बोलना होगा, नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ी हमारी अंधी गूंगी बहरी हो जाएगी। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय झारखंड। अपने शहीदों को नमन करते हैं, उन्हें हूल जोहार करते हैं।